आज की कैबिनेट में बहुत बड़े फैसले लिए गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक भी हुई और कैबिनेट की पूरी बैठक हुई। उसमें कई बड़े फैसले लिए गए जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहला, जैसा आप जानते हो कि सारी दुनिया में भारत के डिजिटल इंडिया को एक बहुत बड़ी मान्यता मिली है और न केवल अपने इस एक्सपीरियंस को दुनिया सराह रही है, बल्कि कई अच्छे समृद्ध देश भी भारत के इस एक्सपेरिमेंट को, इस पूरी प्रोग्रेस को, डिजिटलाइजेशन की प्रोग्रेस को अपना भी रही है। इसी कड़ी में आज एक फैसला आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारा जो पेमेंट सिस्टम है, वो पेमेंट सिस्टम एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति, हर मिडिल क्लास व्यक्ति, हमारे नौजवानों को और सबके लिए एक टोटली नया जीने का तरीका, ट्रांजैक्शंस का एक नया तरीका इस पेमेंट सिस्टम ने बनाया है। तो इसमें आपकी जानकारी के लिए एक बड़ा फैसला इसके आगे आएगा, लेकिन जानकारी के लिए सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस यूपीआई को अपना चुके हैं। और आपको जानकारी है ही है कि जापान ने तो अपने यूपीआई को पैटेंट भी दिया है। एक जापानीज पैटेंट है यूपीआई के लिए। तो ये जो इतना बड़ा इसकी ग्रोथ हुई है पेमेंट्स सिस्टम की, 210 लाख करोड़, अपनी इकोनॉमी करीब 325 लाख करोड़ की है, 210 लाख करोड़ के पेमेंट्स यूपीआई से अभी हो रहे हैं। और एक सिग्निफिकेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस का नंबर तो अब पहले कुछ करोड़ में काउंट करते थे, फिर 100 करोड़ में काउंट करने लगे, अब 1000 और 10,000 करोड़ के नंबर्स में काउंट होने लगे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे हमारे यूजर्स पे, कस्टमर्स पे कोई भार ना पड़े, इसीलिए आपको ध्यान होगा 2020-21 के बाद में से यूपीआई में एक नया सिस्टम चालू किया गया था, जिसमें to make sure that the customers don't have to pay any MDR or the small merchants don't have to pay any MDR, एक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव स्कीम क्रिएट की गई थी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप सब जानते ही होंगे। अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें तो कस्टमर जो पेमेंट करता है वो पूरा उसका फ्लो इस तरह से होता है। बैंक के बाद में मर्चेंट के पास जाना, और इसमें पूरे इकोसिस्टम में कस्टमर्स बैंक, फिनटेक और एक्वायरिंग बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर, ये सब लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें जब जुड़ते हैं इतने बड़े इकोसिस्टम में, इस सब की एक कॉस्ट होती है। हर कोई अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स रखता है, हर कोई अपने अपने एक पूरा साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह सब सिस्टम्स को अपडेट करना, सिस्टम्स को ऑपरेट करना, उस सब की कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट कस्टमर पे नहीं पड़े, इस भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 से एक स्पेशल स्कीम चलाकर एमडीआर की कॉस्ट ना पड़े कस्टमर्स पे, वो एक सिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम के जो पार्टनर्स हैं उन सब की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, फिर एफिशिएंसी मेंटेन करना, उसके लिए एक स्कीम बनाई है। और ये स्कीम आज आगामी वर्ष के लिए भी, अप्रैल टू मार्च FY 25-26 के लिए भी ये स्कीम अप्रूव हुई। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। एंड एज पर दिस स्कीम, फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजेक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगी, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द स्मॉलर ट्रांजैक्शंस डन विद द स्मॉलर मर्चेंट्स। और उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसमें रीइंबर्समेंट की टाइमिंग वगैरह बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है, जिससे कि स्मॉल मर्चेंट्स को अपने कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के बनाई गई है। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, आप सब जानते हैं साथियों कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी, ग्रोथ, इंडस्ट्री को लाना, एग्रीकल्चर को सुधार करना, हर तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही बड़ा एक फोकस रखा है। आपको याद होगा 14 से पहले
लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट। मोदी जी ने आके उस पॉलिसी को चेंज किया, एक्ट ईस्ट, एक्ट ईस्ट रखा उस पॉलिसी को कि ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हमें इतना काम करना है कि ओवरऑल उस एरिया का पूरा चेंज हो जाए, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, हर तरीके से चेंज लाने के लिए किया। तो उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया, नामरूप में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स 10,601 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक प्लांट है, उसकी प्रीमाइसेस के अंदर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के नाम से ये नया प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, BVFCL, HURL और NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सब का एक जॉइंट वेंचर बनके 10,600 करोड़ रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट से इस प्रोजेक्ट में यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी। नॉर्थ ईस्ट में इस प्रोजेक्ट को और खासकर आसाम के इस प्रोजेक्ट से एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा नॉर्थ ईस्ट में यूरिया की अवेलेबिलिटी के लिए। और बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको इस प्लांट का बेनिफिट मिलेगा। इस प्लांट के लिए जो गैस चाहिए, काफ़ी सारी गैस तो अवेलेबल है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही, आसाम में गैस का प्रोडक्शन होता है, वो गैस अवेलेबल है। इसके अलावा जितनी गैस चाहिएगी नेचुरल गैस, वो जो देश की जो हमारी गैस ग्रिड है, वन नेशन वन ग्रिड गैस के मैटर्स में, उसको यूज़ किया जाएगा, नेशनल गैस ग्रिड से एडिशनल गैस सप्लाई की जाएगी। क्वांटिटीज आपके सामने है, 0.62 MMSCMD, मैं इसको शॉर्ट में यूनिट्स बोलता हूँ, तो 0.62 यूनिट्स तो अवेलेबल है आसाम में ऑलरेडी, और 1.73 यूनिट्स अवेलेबल कराई जाएगी नेशनल गैस ग्रिड से। सारे अप्रूवल्स हो गए और आज कैबिनेट में फाइनल अप्रूवल हुआ है, सभी के बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद में। और ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, काफ़ी रोजगार सृष्टि होगी इससे, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के लिए इससे यूरिया की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही साथ फ्यूचर में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बनेगा। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, तो वहाँ से म्यांमार के लिए, बांग्लादेश के लिए, भूटान के लिए एक्सपोर्ट भी भविष्य में किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है देश के दूसरे हिस्सों से लेके जाने के लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। तीसरा प्रोजेक्ट है JNPT, जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उसके कनेक्टिविटी के लिए 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ रुपीस का एक नया 6 लेन हाईवे बनाने का आज फैसला किया गया है। आप बेसिकली अगर देखें, इसके कनेक्टिविटी में अगर देखें तो 348A ये एक बड़ा हाईवे है, उसके बाद में 348 ये एक बड़ा हाईवे है जो कि वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड से कनेक्ट करता है। तीसरा बड़ा हाईवे है जो अभी रेड कलर में आपको दिखा, NH48। इन सब का सीरियस कंजेशन है, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी उधर से जाता है, इन सब में सीरियस कंजेशन है। इस कंजेशन को दूर करने के लिए, और ये गोवा वाला हाईवे 66, राइट, इस कंजेशन को दूर करने के लिए एक ये नया हाईवे प्लान किया गया है। ये जो आपको रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है जो कि 6 लेन का हाईवे होगा। बहुत अच्छा इसका स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, कई सारी टनल्स हैं, और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। और JNPT जो कि इतना बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उस कंटेनर पोर्ट के लिए कंप्लीट जो हिंटरलैंड है हमारी, उस हिंटरलैंड से कार्गो को लाना और हिंटरलैंड में वापस कार्गो को पहुंचाना, ये बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देखो किस तरह से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को बेनिफिट मिला है। JNPT पे फ्रेट कॉरिडोर भी आ रहा है, JNPT पे
ये एक्सप्रेसवे भी बनेगा। तो जेएनपीटी की प्रोडक्टिविटी और जेएनपीटी तक सामान को पहुंचाना ये एक बहुत ही आसान हो जाएगा। और जितना लॉजिस्टिक्स स्पीड अप होता है उतना ही लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होती है। ये हमें एक दिस इज अ मेजर एडवांटेज दैट वी गेट व्हेन वी हैव प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस टाइप which are basically multimodal projects. So if we are able to bring the cargo to JNPT easily at a faster pace, faster speed, then the overall cost of logistics in the economy will reduce. That means that is a translation, that is an immediate benefit which gets to the people, to our citizens. इसका ये स्केच के फॉर्म में यहाँ बनाया गया है। आप में से कितने लोगों ने अटल सेतु पे ट्रैवल किया है? अटल सेतु एक देश में एक टोटली नए तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और बहुत ही सेटिस्फाइंग है। उसको आप उस पर ट्रैवल करो तो लगता है कि भविष्य हमारा विकसित भारत का जो सपना है वो एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो अटल सेतु और ये सब के सब एक तरीके से इंटीग्रेट हो जाएंगे इस नए हाईवे के बनने से। बहुत बेनिफिट होगा। ये इस हाईवे के सारे पैरामीटर्स हैं। 29 किलोमीटर्स का है, राइट ऑफ वे 60 मीटर्स का, काफ़ी वाइड राइट ऑफ वे ले रहे हैं जिससे कि सब्सटैंशियल 6 लेन्स भी बन सके। इसके अलावा भी थोड़ी सी जगह दोनों साइड में बच सके भविष्य के लिए। 6 मेजर ब्रिजेस हैं, 5 माइनर ब्रिजेस हैं, 4 वायडक्ट पे रहेगा जहाँ पे हैवी पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है, वहाँ पे वायडक्ट में करेंगे। और 2 टनल्स बनेंगी जो कि पहली टनल 1.9 किलोमीटर की है, दूसरी 1.57 किलोमीटर की है। टोटल 30 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। ये पीपीपी में बनेगा, बीओटी बेसिस पे बनेगा। कहाँ से शुरू होता है? पागोटे, यहाँ से लेके चौक, ये जगह है चौक, यहाँ तक जेएनपीटी से जुड़ी हुई है बेसिकली। जेएनपीटी इस तरफ है, यहाँ पर जेएनपीटी, ये जेएनपीटी है। तो जेएनपीटी के बिल्कुल बाहर निकलते ही पगोटे आता है और ये वाले हाईवे से कनेक्टेड। इसके आगे का तो प्रैक्टिकली जेएनपीटी का जो स्टोरेज एरिया है वही है सारा। ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस 3rd टर्म में अब तक करीब करीब 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। और इससे देश के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, रोजगार भी है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होते हैं और प्रोडक्टिविटी में, इकोनॉमी में एक इम्प्रूवमेंट आता है। आज का चौथा और पांचवा, ये दोनों, जैसा आप जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। किसानों के वेलफेयर के लिए एक के बाद एक प्रोग्राम्स लाए गए। उसी कड़ी में आज 2 प्रोग्राम्स हैं, दोनों के दोनों डेयरी से जुड़े हुए हैं, बेसिकली मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है उनसे जुड़े हुए हैं। पहला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3400 करोड़ का। इसमें बेसिकली कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे कैटल की, मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। ये एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नॉट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें कई कंपोनेंट्स हैं प्रोग्राम में, ये सारे कंपोनेंट्स आपके सामने रखे हुए हैं। बेसिकली नेट किस तरह से कैटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें उनके जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉस ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई तरीके से, बहुत साइंटिफिक है ये सारे के सारे। और इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा उपयोग है। और इसमें फील्ड में किस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे नेटवर्क को कैसे बढ़ाना, उस पर बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को अपने गांव में ही या गांव के आसपास ही सबसे जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। तो इसमें बहुत ही अगेन साइंटिफिक तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोसेस की पूरी सप्लाई चेन होती है, कोल्ड चेन होती है, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ता है, टेम्परेचर्स वगैरह वगैरह, बहुत ही ध्यान देने की चीज़ होती है, बहुत ही साइंटिफिक ये काम है। और इसमें डिजिटलाइजेशन का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। इसमें नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन, ये भी इसका पार्ट है, इस प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना और उससे किसानों को बेनिफिट ज़्यादा मिले, वो इस पूरे थीम का एक मेजर पार्ट है। और हाइफर रियरिंग सेंटर्स ये नए ऐड किए गए हैं इस प्रोग्राम में आज। हाइफर रियरिंग सेंटर्स
जिससे कि बेटर क्वालिटी ऑफ ब्रीडिंग के लिए बेटर क्वालिटी मिल सके, ऐसा ध्यान में रखने के हिसाब से किया गया है। ये जो प्रोग्राम्स लिए गए साथियों, इसके कारण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की इन 10 वर्षों में कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। 239 मिलियन टन प्रोडक्शन था 23-24 में, 24-25 में नेचुरली इससे ज़्यादा होगा। 8.5 करोड़ फार्मर्स हैं जिनकी इनकम ऑगमेंट होती है डेयरी एनिमल्स के प्रोडक्शन के कारण। लाइवस्टॉक सेक्टर आज फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से आ गया है, 13% CAGR है 10 साल में। और जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, हमारी इकोनॉमी के कई सेक्टर्स हैं, उसमें प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है। इन दैट सेक्टर द contribution of livestock is now 30%. This is a very big contribution. ओवरऑल इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 5% कंट्रीब्यूशन लाइवस्टॉक के प्रोडक्शन से होता है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। डेयरी आउटपुट की वैल्यू आज करीब करीब 12 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन गया है डेयरी आउटपुट। और हमारे देश की जो ब्रीड्स हैं, देश की इंडिजिनस ब्रीड्स हैं रिकॉग्नाइज्ड, वो दुनिया भर में भी मानी जाती है। ब्राज़ील में भी जाओगे तो वहाँ कहेंगे गिर गाय। तो ब्राज़ील की जितनी गायें हैं, जितनी जो मेजॉरिटी ऑफ द कैटल है उसको गिर गाय बोलते हैं वो लोग, क्योंकि गिर से लेके गए थे, यहाँ से इंडिया से लेके गए थे उस ब्रीड को। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जितना ध्यान दे के किया गया है। और इसी में दूसरा आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है वो है डेयरी डेवलपमेंट का। और डेयरी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फोकस लाया गया है कि कोऑपरेटिव्स के माध्यम से कैसे डेयरी डेवलपमेंट हो। तो कोऑपरेटिव्स के माध्यम से, और दूसरा जो प्रोड्यूसर ओन्ड इंस्टीट्यूशंस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वही अपने ऑर्गेनाइजेशन को ओन करें, ये भावना के साथ इसमें किया गया है। और बहुत बड़ा फोकस रहेगा वैल्यू एडिशन के लिए और डेयरी के थ्रू प्रोक्योरमेंट लेने के लिए। आपके सामने ये डेटा अगर आप देखो, मिल्क प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ा है। 13-14 में 138 था, करीब करीब उसका ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स हो गया है 239 मिलियन टन पे। ये एक डेटा आपके सबकी जानकारी के लिए रखा है। प्रैक्टिकली हर पैरामीटर पे अगर हम देखें तो बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है इन 10 सालों में। ये 10 वर्ष डेयरी सेक्टर के लिए, लाइवस्टॉक सेक्टर के लिए, किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए बड़ा एक फैक्टर इसमें रहा है। इसमें 2-3 पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय कोऑपरेटिव्स, ये आप जो थर्ड आइटम है वो देखना, मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय कोऑपरेटिव्स। और उससे पहले वाला मिल्क प्रोक्योर्ड बाय कोऑपरेटिव्स लाख किलोग्राम पर डे 342 था केवल 2014 में, वो आज 6628 हो गया है। दिस इज अ ह्यूज 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 जंप। और कोऑपरेटिव पे रखने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है कि मिडिलमैन वाला जो मार्जिन होता है वो निकल जाता है। कोऑपरेटिव में होने से किसानों को टोटल बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट इज बेसिकली गोइंग टू द फार्मर्स। इसीलिए कोऑपरेटिव पे इतना ध्यान दिया गया है, फोकस इसलिए किया गया है। और अगेन आप देखो, नंबर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1.65 लाख थी, वो अब करीब करीब 2,35,000 हो गई। तो ओवरऑल जितनी हो सके कोऑपरेटिव डेयरीज बनाएं और जितना हो सके फार्मर्स को डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिले, इस भावना के साथ ये किया गया है साथियों। किसानों के लिए जो अब तक के फैसले लिए गए हैं, अब पहले 1 पेज में दिए थे मैंने आपको, फिर 2 पेज में दिए, और आज अब अगर देखते हो तो टोटली ये 3 पेजेस में आ गए हैं। टोटल 6 लाख करोड़ से ज़्यादा के टोटल फैसले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस तीसरी ऐतिहासिक टर्म में।